आप सभी लोगों को नमस्कार। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की मेरी ऑनलाइन क्लास का विषय है भारत का संविधान में भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। हमारे संविधान में भारत संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों का वर्णन भाग 1 में ही किया गया है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये सारे चारों ही अनुच्छेद संघ एवं राज्य क्षेत्रों के परिभाषा से संबंधित, उनके अधिकारों से संबंधित, उनके सृजन से संबंधित हैं। इस भाग 1 में हमारी आर्टिकल पहला अनुच्छेद इंडिया दैट इज भारत या भारत जो कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, हिंदी में है, जबकि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी एक टिपिकल वर्ड जो संघ से अलग होता है। इंग्लिश शब्द में यूनियन वर्ड यूज किया गया है और हिंदी में तो संघ ही किया गया है। फेडरेशन का मतलब संघ होता है, जबकि उसकी जगह पे यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। संघवाद की परिभाषा में या संघ का मतलब एक ऐसा समूह होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें उनकी इकाइयों यानी राज्यों और केंद्र के बीच में एक समन्वय होता है। उनके राज्यों को आपस में कॉन्ट्रैक्ट राज्य मिल करके एक केंद्र का निर्माण करते हैं और संघ बनाते हैं, फेडरेशन बनाते हैं। जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में यही राज्य एक केंद्र बनाते तो हैं, एक, लेकिन उसको यूनियन वर्ड यूज किया गया है। यूनियन वर्ड से थोड़ा सा फेडरेशन से अलग हो जाता है। जैसे अमेरिका के में फेडरेशन वर्ड यूज किया गया है, ये शब्द यूज है। इस फेडरेशन का आशय अमेरिका के अंतर्गत इस तरह से है कि सभी राज्यों ने मिल करके एक इक्विवेलेंट रूप से एक केंद्र का निर्माण कर लिया था और इस केंद्र के निर्माण के बाद राज्यों के अस्तित्व को वो पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुए। राज्यों से अलग होने की भी स्थिति आ सकती है, या जो कॉन्ट्रैक्ट है एक कॉन्फेडरेशन है, जो एक वीक एसोसिएशन होता है, संघ की तरह एक अन्य राज्यों का एक संगठन या एक देश के रूप में एक सरकार की मशीनरी होती है। उसी तरह से राज्यों के अंतर्गत इस प्रकार से संघ की परिभाषा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वहाँ के संविधान के अंतर्गत दी गई है। जबकि इंडिया में राज्यों का एक संघ तो है, लेकिन इसमें राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं, राज्यों के नाम बदल सकते हैं। 2 राज्यों को मिला के एक अलग से नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, या कोई बाहर से अलग राज्य को शामिल किया जा सकता है, या हम अपनी टेरिटरी को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत संधियों में किसी और राज्य को दे भी सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो। यानी कि यहाँ पे अगर हम अमेरिका में देखते हैं तो अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, जबकि यहाँ पे बोला जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी कि हमारा केंद्र जो है बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में आ जाता है और एक केंद्रीकृत यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ज़्यादा संभावना आप कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत दिखती है, जो कि संघ को और ज़्यादा मजबूत करती है और संघात्मक शैली को तो मजबूत नहीं करती है, लेकिन संघ या एकात्मकवाद को वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करते हुए केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करती है। तो हमारा राज्यों की सीमाएं यानी अविनाशी राज्यों का एक विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। यूनिटरी या यूनियन के रूप में इसको यूज किया गया है। इसका तात्पर्य यही से था, हम अगर उस समय जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो तत्कालीन परिस्थितियों को हम देख सकते हैं। लगभग 550 राज्य, 552 हमारे देशी राज्य और रियासतें मिला करके थीं, जिसमें एकता की भावना लाने के लिए ये हो रहा था। भारत 2 अलग-अलग देशों में विभाजित भी हो गया था। भारतीय सरकार या केंद्र की सरकार के पास ये एक प्रश्न चिन्ह था, या एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हम सभी देशी रियासतों को और दूसरे अन्य देशों के उपनिवेशों को अपने अंतर्गत कर सकें और एक मजबूत केंद्र का निर्माण कर सकें। ये भावना देखी जा रही थी कि इस भावना को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने यूनियन शब्द को रखना उचित समझा, जिसमें केंद्र अपने सुविधानुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे स्थिति बने
एक शक्तिशाली केंद्र के निर्माण के साथ एक देश की या एक राष्ट्रवाद की स्थापना हो सके। 15 अगस्त तक लगभग सारे देशी रियासत हमारे देश में या फिर कहें कि भारत के अंतर्गत, भारत राज्य के अंतर्गत, भारत देश के राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को ज्वाइन कर लिए थे। सिर्फ 2-3 ऐसे देशी रियासतें थी जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर। ये अभी अपनी स्थिति को या तो स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे या वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हम देखें तो जम्मू कश्मीर ने एक स्वतंत्र स्थिति अपनाने ज़्यादा श्रेयस्कर समझा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे। वो जनसंख्या जो थी उनकी वो मुस्लिम बहुल थी, जबकि राजा जो था वो हिंदू था। वहाँ का स्ट्रक्चर जो था, मशीनरी जो थी वो हिंदू थी। ज़्यादातर क्षेत्रों में तो जैसे लद्दाख वगैरह क्षेत्रों को अगर हम लेकर के देखें तो क्षेत्र तो बहुत बड़ा था, लेकिन मुस्लिम बहुल ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम बहुल थी। इस वजह से वहाँ के शासक ने एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में या रियासत के रूप में रहना ज़्यादा श्रेयस्कर समझा। इसी के साथ हम देखें फिर बाद में वहाँ पे पाकिस्तान के में कबायली के वेश में भेजे गए पाकिस्तानी सेना के लोग और कुछ वहाँ के जो कट्टर लोग थे, उन लोगों ने मिल करके जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से राजा हरि सिंह ने अपना जो क्रेडिशन था वो उन्होंने भारत के अंतर्गत अपने आप को शामिल कर लिया था। तो जम्मू कश्मीर इस तरह से भारत में शामिल हुआ। उसी के साथ साथ जूनागढ़ में वहाँ का जो निज़ाम था, वहाँ की जनसंख्या, बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी। गुजरात के बगल में था, चारों तरफ से हिंदू यानी भारतवर्ष से ये घिरा हुआ था। लेकिन ये इनका अपना इनकी समस्या ये थी जूनागढ़ के निज़ाम की कि वो पाकिस्तान के अंतर्गत अपने आप को शामिल करना चाहते थे। इस वजह से वो अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जब वो पाकिस्तान, उनकी भारत सरकार ने देखा कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, जनमत संग्रह कराने के बाद वहाँ पे सैन्य बल का प्रयोग करते हुए उन्होंने, भारत सरकार ने इसको अपने अधीन कर लिया। इसी तरह से हैदराबाद में भी ये स्थिति हुई। काफ़ी दिनों के बाद हैदराबाद के निज़ाम को सेना भेज करके वहाँ पे जनमत संग्रह करा करके भारतीय सेना वहाँ भेज करके ज़बरदस्ती उनसे भी यहाँ पे भारत के अंतर्गत उनका विलय कर लिया गया। तो ये सब है। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जितनी भी रियासतें थीं और जो पहले कुछ कैटेगरीज़ में उनको बाँटा गया था। पहला जो है वो खुद के ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांतों में वे, जैसे आप बिहार को ले सकते हैं, ऐसे एक संयुक्त प्रांत के रूप में था। महाराष्ट्र था संयुक्त प्रांत के रूप का मतलब ये यूपी और उत्तराखंड वगैरह का जो एरिया है वो संयुक्त प्रांत में लिया जाता, माना जाता था। और ये ब्रिटिश रियासतों के द्वारा ये डायरेक्ट कंट्रोल होते थे। जबकि इसके साथ-साथ दूसरे जो ग्रुप कैटेगरी थी वो देशी रियासतों की थी, जिनके ऊपर ये छोड़ दिया गया था कि वो भारत में शामिल हों या फिर वो पाकिस्तान में शामिल हों या फिर अपना एक इंडिपेंडेंट कोई डिसीज़न ले सकते हैं। तो फिर तीसरे स्तर पे ये थी कि जो बाद में भविष्य में जो भी ऐसा क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र जो भारत में मिलना चाहे वो भी इसमें आ सकता था। एक कैटेगरी ये थी और एक यूनियन टेरिटरी जो वहाँ पे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट कुछ कैटेगरीज थी, उस प्रकार के भी राज्य यहाँ पे थे। इसी के साथ-साथ एक अन्य भी आज़ादी के समय जिसको संविधान में अभी शामिल नहीं किया गया था, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि दूसरे देशों के उपनिवेश थे। जैसे पौंडीचेरी जो है वो फ्रांस का एक उपनिवेश था। उसी के साथ यमन, माली और ढेर सारे और कोराइकल तमिलनाडु में पड़ता है। ये सब सारे जो क्षेत्र थे वो फ्रांस के उपनिवेश थे, जिनको काफ़ी बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के अंतर्गत विलय किया था बातचीत के द्वारा। गोवा भी जो था वो पुर्तगाल का उपनिवेश था जो भारत में ही पड़ता था। भारत सरकार चाहती थी कि हम पुर्तगाल से बातचीत करके उसको अपने क्षेत्र में शामिल कर लें, लेकिन ये बात बन नहीं रही थी। लिस्बन में जो भारतीय कार्यालय वहाँ पे स्थापित हुआ था, वो अपने क्षेत्र को, अपने इस उपनिवेश को भारत के अंतर्गत विलय नहीं होने देना चाहता था, उसमें वो देरी हो रही थी। तो आगे चल के काफ़ी दिनों के बाद 1960 के दशक में गोवा को भारत के अंतर्गत सेना भेज करके उसको शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से ढेर सारे ऐसे क्षेत्र आते हैं। सिक्किम को भी आप देखें तो विलय के बाद 1975 74-75 में वहाँ पे जन्म संग्रह करा करके और एक उससे पहले जो सिक्किम का जो स्तर स्टेटस था वो एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट की तरह से था, यानी कि वो एक संरक्षण प्राप्त भारत का एक
क्षेत्र था भारत का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत के द्वारा उस राष्ट्र को, सिक्किम को एक संरक्षण का दिया गया था, जिसके विदेशी मामले जो थे वो भारत खुद देखता था, सुरक्षा के मामले भी वो खुद देखता था। आगे चल करके कुछ हद तक बल का प्रयोग करके और फिर जनमत संग्रह करा करके सिक्किम को भी 1975 में भारत में शामिल कर लिया गया। गोवा जो था पहले आप देखें तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1962 में जब उसको शामिल किया गया तो वो था। उसके बाद 80 के दशक में गोवा को एक प्रांत के रूप में या फिर एक राज्य का दर्जा दिया गया। ये सारे जो सिस्टम है, यानी विदेशों से जो क्षेत्र लिए जा रहे हैं वो सब केंद्र सरकार के द्वारा ही हो रहा है। केंद्र सरकारें कर रही हैं, केंद्र की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा हो रहा है। और जो समझौते हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई जिसमें ये भारत का जो क्षेत्र था वो हम लोगों ने दूसरे देशों को भी दिया है। जैसे ज़्यादातर ये जो इस तरह की परिस्थितियाँ जो आई हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत और 2 देशों के बीच में संबंधों को बनाने के उद्देश्य से ये बांग्लादेश के साथ किया गया था। हालाँकि 1958 में जो बेरूबरी था वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। वहाँ की जनता ने विरोध भी किया था, इसीलिए भारतीय राज्य व्यवस्था में बेरूबरी बनाम भारत का संघ जो है वो एक केस भी है, जिसके अंतर्गत ये प्रस्तावना को चैलेंज किया गया था और उस आधार पे कहा गया था कि बेरूबरी को दिया नहीं जा सकता है, पाकिस्तान को या पूर्वी पाकिस्तान को नहीं सौंपा जा सकता है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी असमर्थता जता दी थी और उस क्षेत्र को भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को दे दिया था। इसी के साथ आप देखें तो बांग्लादेश 1960 में भी कुछ ऐसे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ढेर सारे क्षेत्रों को आपसी समझौतों को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को दे दिया था, जो पूर्वी पाकिस्तान है। और इसी के साथ साथ जो वर्तमान की जो मोदी गवर्नमेंट है पिछले अपने कार्यकाल में अपने बॉर्डर्स को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए अपने सुविधा की दृष्टि से भी बहुत सारे क्षेत्रों का आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ। ऐसे आदान प्रदान में कुछ हमारे गांव जो थे और भू क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को दिए गए और कुछ और बांग्लादेश से हम उन लोगों ने कुछ भू क्षेत्र को लिया है, जिससे हम सुविधाजनक स्थिति में रह सकें और वहाँ के नागरिकों को ये स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने अपने हिसाब से अपने देश को तय कर सकते हैं कि आप भारत में रहना चाहते हैं या फिर आप बांग्लादेश में रहना चाहते हैं। तो ये सारा कार्य उसमें, जैसे अगर बांग्लादेश को दिया जाता है कोई क्षेत्र तो उसमें पश्चिम बंगाल सरकार के कोई रोल नहीं हो सकता है। हालांकि इसमें आप ये देखें कि ये बेरूबरी राज्य से ही ये व्यवस्था बाद में इस चीज़ को शामिल किया गया था कि कोई भी क्षेत्र भारत का, जैसे भारत के राज्यों का नाम या भारत के राज्यों की कोई एक जमीन हो गई, भू क्षेत्र हो गया, उसको अगर हम किसी दूसरे देश को अगर देते हैं तो उसके लिए हमको 368 के तहत जो नियम बना करके, यानी संविधान संशोधन करते हुए या फिर उसके तहत हम 2/3 बहुमत से ही हम उसको अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों को सौंप सकते हैं। तो सिर्फ इस एक अपवाद के साथ भारत के राज्यों को, भू क्षेत्रों को या उनके नामकरण की बात हो, 2 राज्यों को मिला कर के एक राज्य बनाने की बात हो, एक राज्य को कई भागों में बाँटने की बात हो, चाहे किसी भी आधार पे बाँटा जा रहा हो, ये सब कुछ केंद्र सरकार के अंतर्गत है, केंद्र या संघीय सरकार के अंतर्गत दिया गया है। संघीय या केंद्र की जो सरकार है उसके अंतर्गत आता है। राज्यों को इसमें किसी भी प्रकार से सहयोग की स्थिति नहीं रहती है, लेकिन एक उसमें और शर्त जुड़ी हुई है जो कि हमेशा आवश्यक नहीं है कि उस देश उस राज्य के विधानमंडल को पूर्व सूचना दे करके उसके मत को प्राप्त करके ये राष्ट्रपति के द्वारा ही उसके नामकरण कर चेंज करना, उनको विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाना, 2 से अधिक राज्यों में बांटा जाना, ये सब किया जा सकता है। लेकिन ये हमेशा अनिवार्य वाली स्थिति नहीं होती। जैसे हम 370 अभी जम्मू कश्मीर से हटाया गया और जम्मू कश्मीर को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया गया है। एक लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी के रूप में है, जम्मू कश्मीर ये है। तो इसमें ऐसी स्थिति आ गई थी कि भारत जैसे 370 के अंतर्गत भारत ने या भारत के संविधान ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया था और उस आधार पे उनको एक अपना संविधान रखने का अधिकार था। उनकी अपने विधानमंडल ने, उस समय की संविधान सभा ने एक अलग से संविधान बनाया था और जिसका संशोधन करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उस समय के प्रावधानों के अनुसार उन्होंने कह दिया था कि संविधान सभा में अगर इस 19 370 को संशोधन आर्टिकल 370 370 को
हम अगर संशोधन करना चाहें तो उस संविधान के सभा के द्वारा किया जाएगा, जबकि संविधान सभा जब विधानमंडल में तब्दील हो गई थी तो उसके बाद अपने आप वो संविधान सभा भंग हो गई थी। तो अपने आप में ये विवाद का एक प्रश्न या फिर एक विषय था एकेडमिक क्षेत्र में कि उसको 370 को किस प्रकार से बदला जा सकता है। तो फिर भी जो एक सामान्य मान्यता थी कि वहाँ के विधानमंडल के द्वारा अगर वो पास होना आवश्यक है, यानी कि केंद्र या संघीय जो भारतीय सरकार है, यूनियन जो गवर्नमेंट है, वो उसको बहुत ही आसानी से नहीं चेंज करते हुए वहाँ के विधानमंडल के अनुमोदन के पश्चात ही ऐसा हो सकता है। जबकि हम ये जानते हैं कि उस समय कोई विधानमंडल पिछले साल जब अगस्त में ये चीज़ें हुई थी, तो उस समय कोई विधानमंडल अस्तित्व में, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा हुआ था। वहाँ के राज्यपाल के का ही सिर्फ अनुमोदन लेना ही अपने आप में आवश्यक था। हालाँकि ये एक विधिक विमर्श का एक प्रश्न है कि वो पूरी जो प्रक्रियाएँ थी उसमें केंद्र की कितनी भूमिका हो सकती है और राज्यों की या फिर जम्मू कश्मीर की कितनी भूमिका हो सकती है, ये अपने आप में है। लेकिन फिर भी एक पूरा जो स्ट्रक्चर है, संविधान का जो ढाँचा है या बेसिक स्ट्रक्चर को भी हम देखें, अगर कोई ऐसी बात भी आती है तो अब इन सभी क्षेत्रों में अगर वो न्यायपालिकी आधार पे अगर उसको प्रवर्तन कराया जाए, तो हम ये देखते हैं कि वो सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट के ज़्यादा पक्ष में आएगा, क्योंकि उस समय कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए वहाँ के विधानमंडल के अंतर्गत वो पास करा करके वो आवश्यक नहीं था। साथ में राज्यों को यूनियन गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को बदलने में, उनका स्टेटस, उनका चरित्र बदलने में, यानी कि किसी क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी में घोषित करना हो, केंद्र शासित प्रदेश में घोषित करना हो, या विभिन्न क्षेत्रों को अपने अलग राज्य का दर्जा दे देना हो, या इस तरह से म्यूचुअल एक्सचेंज उनके स्टेटस को करना हो, बाँटना हो, इस आधार पे केंद्र सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका रहती है। उसमें राज्यों को सिर्फ़ अपना एक अनुमंडल और उसकी पूर्व सूचना केंद्र सरकार देती है और उसको अनुमोदन उनको करना होता है या फिर उसमें अपनी राय देनी होती है, जिस आधार पे इसका गठन किया जा सकता है। हम देखें तो नाम परिवर्तन हो गया या फिर राज्यों के बाउंड्रीज का परिवर्तन हो गया, 2 राज्यों की बाउंड्रीज को एक मिलाना या एक राज्य को विभिन्न भागों में तोड़ना, या 3 राज्यों को या 2 से अधिक राज्यों को किसी भी प्रकार से इस तरह की चीज़ें करना, तो ये केंद्र सरकार का काम है। लेकिन अगर राज्यों की राजधानियों का प्रश्न हो, राज्यों के शहरों का प्रश्न हो कि किसी शहर का नाम बदला जाना हो, ये सारी चीज़ें वहाँ के राज्य विधानमंडलों के अंतर्गत हैं। यानी वो अपनी राजधानियों का नाम चेंज करना चाहें, अपने शहरों का नाम चेंज करना चाहें, अपने ज़िले की सीमाओं को वो चेंज करना चाहें, ये सारा कुछ राज्य सरकारों के अंतर्गत दिया जाता है। सारा कुछ सामान्य विधान से ही होता है, चाहे वो राज्य इस प्रकार से करना चाहे या केंद्र सरकार राज्यों के स्तर पे राज्यों का पुनर्गठन करना चाहे। लेकिन सिर्फ जब बाहरी देशों का या बाहरी भू क्षेत्र का लेना या देना शामिल होता है, तो वो उसमें हम संविधान के 368 के यानी अनुच्छेद 368 जो है 368 के द्वारा उस प्रावधानों के अंतर्गत हम उनको करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे उस आधार पे जो हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको अधिराज्य का भी दर्जा है, वहाँ पे अपनी सरकार होती है, चुनाव भी चलाया जाता है, जैसे दिल्ली की सरकार हो गई। तो इस प्रकार से उनके स्टेटस का निर्माण करना, ये सब कुछ केंद्र सरकार के अंतर्गत ही होता है या यूनियन गवर्नमेंट ही इसको संचालित करती है। कुछ ऐसे भी आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत जब 1953 में जब आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला एक राज्य बना था, उसके बाद एक आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे फजल आयोग, जिनको बोला जाता है, फजल थे। और उन्होंने अपनी जो संस्तुति दी उसमें उस आधार पे, यानी कि जब आंध्र प्रदेश के गठन के बाद भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ये मांग उठने लगी थी, खासकर उसमें दक्षिण भारतीय राज्य थे जो भाषाई आधार पे अपने आप को एक अलग राज्य का गठन करना या कराना चाहते थे। इस आधार पे उनकी मांगों को देखते हुए इस प्रकार के एक आयोग का गठन किया गया था और उस आधार पे उन्होंने अपनी संस्तुति दी, जिसमें उन्होंने अनिवार्यतः ये कहा था कि सबसे पहले हम भारत के देश की सुरक्षा को देखेंगे, उनके हितों का ध्यान रखते हुए राज्यों का गठन किया जा सकता है, जिसमें भाषा एक आधार हो सकता है, लेकिन वो एक अनिवार्य आधार के रूप में नहीं हो सकता है। यानी फजल आयोग की जो सिफारिशें थी या उनका जो रिकमेंडेशन था, उसमें उस आधार पे ये क्लियर था कि जो भाषाई पुनर्गठन करना है राज्यों का, तो उस आधार में भारत की सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी देखना, सुरक्षा का मामला देखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो भारत के राष्ट्रवाद की स्थिति देखनी
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके बाद ही वो भाषा या सांस्कृतिक आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, भाषा एक राज्यों के पुनर्गठन के रूप में एक सहायक हो सकती है अगर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इस आधार पे फजल आयोग ने 16 राज्यों के गठन की भी बात की और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की भी गठन की बात की। बाद में चल के इसको वहाँ केंद्र सरकार ने इसको माना भी था, समकालीन जो केंद्र सरकार थी, और उस आधार पे अलग से 6 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्यों का इस आधार पे फजल आयोग के सिफारिशों के आधार पे 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बना दिए गए थे। हालांकि उन्होंने जो सुझाव दिया था वो 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों का था, लेकिन ये जो नए राज्यों का गठन हुआ वो इस आधार पे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ा दी गई, जबकि पंजाब और महाराष्ट्र को सांस्कृतिक आधार पर बाद में उनको विभाजित किया गया 1960 के 60 में महाराष्ट्र को सांस्कृतिक आधार पे गुजरात और महाराष्ट्र में जो डिवीजन हुआ। इसी के साथ साथ 1965 में जो लड़ाई हुई, इसके बाद पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया, पंजाब और हरियाणा, जो कि सांस्कृतिक आधार पे दूसरा विभाजन था। यानी राज्यों के विभाजन का आधार पहले भाषाई रहा, भाषाई आधारों पे आज़ादी के बाद ढेर सारे राज्यों को बनाया गया, बांटा गया, नए 2 क्षेत्रों को मिला करके नए राज्यों में बनाया गया, राज्य सरकारों को प्रांतों को बनाया गया। राज्य का यहाँ से प्रांतों से। इसी के साथ बाद में सांस्कृतिक आधार में हुआ, और इसी सांस्कृतिक आधार के साथ-साथ हम ये देखें तो वो नॉर्थ ईस्ट में भी विभिन्न राज्यों की स्थापना की गई। हालाँकि इसमें सीमित स्तर पे ही फजल आयोग की, जैसे नागालैंड का गठन हुआ, त्रिपुरा का नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, इन सब राज्यों का गठन जो है वो इसी सांस्कृतिक आधार पे विभिन्न उनकी निर्जातियों के आधार पे करने की कोशिश की गई थी। और बाद में 2000 में हम ये देखते हैं कि 3 अन्य राज्य भी हमारे भारत की राज्य व्यवस्था में अस्तित्व में आए। यूपी को काट करके उत्तरांचल बना था, इसी के साथ बिहार को काट करके झारखंड और मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ राज्यों को भी विकास के आधार पे उनके क्षेत्रों में एक जो उसका पैमाना था कि ये ज़्यादा अविकसित है, इस आधार पे इनको क्षेत्रीय आधार पे राज्यों को बनाना आवश्यक था, ये क्योंकि अपेक्षित थे उस बड़े भूभाग वाले राज्य में। इस वजह से इनको नए राज्य के रूप में इनको गठित किया गया। और इसी के बाद तेलंगाना को भी, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2013 में तेलंगाना सरकार राज्य बनी थी, वो तेलंगाना को भी आंध्र प्रदेश से काट करके यही इन्हीं कारणों के कारण विकास के आधार पे नए राज्य को बनाया गया। यूपी में ये अक्सर ये मांग अभी भी उठती रहती है कि एक पूर्वांचल राज्य बनाया जाए, बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाने की बात होती है। भोजपुरी क्षेत्र को लेकर के एक पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के एक भोजपुर राज्य बनाने की बात भी होती रहती है। इसी के साथ यानी भाषाई आधार पे, इसी के साथ महाराष्ट्र में और गुजरात में भी अलग-अलग क्षेत्रों में, विदर्भ क्षेत्र हो गया, सौराष्ट्र का गुजरात में जो क्षेत्र है, वो हमेशा अलग-अलग राज्यों को अलग राज्य बनाने की मांग वहाँ पे इन क्षेत्रों में उठती रहती है। गोरखालैंड भी, पश्चिम बंगाल में जो गोरखालैंड है, स्वायत्त क्षेत्र है, उसमें भी उसको भी एक अलग राज्य के रूप में, जो दार्जिलिंग वाला जो ऊपर का बांग्लादेश का एरिया है, अलग ही एक प्रांत के रूप में विकसित करने की वहाँ के निवासियों के द्वारा, वहाँ के नेताओं के द्वारा ये मांग बार-बार उठती रहती है। ये चीज़ें करना तो बहुत ही आसान है। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जो अपनी स्थिति रही है, वो छोटे-छोटे राज्यों के समर्थक और केंद्र में एक बहुत ही सशक्त गवर्नमेंट के समर्थक रहे हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रवाद को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे खुद भाजपा की मान्यता है, कांग्रेस पार्टी भी इन्हीं चीज़ों को आधार में लेके चलती है, लेकिन कोई भी पार्टी चूँकि केंद्र सरकार में बहुलता से देखा जाता है कि जो इसकी मेजॉरिटी होगी वो बहुत आसान से नाम को चेंज कर दे, या फिर राज्यों के टेरिटरी यानी विभिन्न भागों में बाँट दे, नए-नए राज्यों का निर्माण कर दे। तो ये सब कुछ राजनीतिक कारणों से भी ज़्यादा प्रेरित माना जाता है। अगर कोई पार्टी को ये राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है, तो उसपे वो सारी धारणाएँ मौन रहती हैं। हालाँकि अब जो इस समय अभी फ़िलहाल इस देश में नए राज्यों की माँग का ऐसा कुछ अभी मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है। पिछड़े हुए क्षेत्रों का मुद्दा रहता है, लेकिन फ़िलहाल ये अभी साइडलाइन्ड है, और ये बार-बार जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो नई-नई पार्टियाँ, नए-नए
आधार पे जो पार्टियां हैं अपने अपने आधार पे अपना एक संकल्प लेती हैं अलग अलग बांटने के लिए, और फिर एक बहुमत बनने पे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी देखते हुए उन राज्यों के विधानमंडलों को उसके समर्थन के बाद इस चीज़ को पारित किया जाता है। एक इस तरह की बात मानी जाती है। हालांकि पिछले साल में ही आप ये देखें तो 370 हटा करके जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख रीजन को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू और कश्मीर को अभी फिलहाल वो यूनियन टेरिटरी का दर्जा है, आगे चल के वो एक राज्य के रूप में विकसित हो जाएंगे, यानी हमारा एक राज्य तो कम हो गया और यानी 28 राज्य हो गया। यूनियन टेरिटरी में जो है हमारे दो अपने बढ़ गए, जिसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर जो इस समय है वो एक अस्थायी रूप से यूनियन टेरिटरी है। केंद्र सरकार ने ये वादा किया है कि आगे चल के उसको हम पूर्ण रूप से एक राज्य का ही वो दर्जा होगा, जैसे भारत के अन्य राज्य हैं उस क्षेत्र की तरह उनको एक दर्जा दिया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि इस मामले में भारत में राज्यों के गठन पुनर्गठन की बात हो, नए क्षेत्रों को शामिल करना हो, इसमें संघीय या यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो अपने फैसलों को ले लेती है। और राष्ट्रीय भावना को देखना और उनके सांस्कृतिक हितों को देखना, ये सारा कुछ एक सामंजस्य बना करके राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, नामों में परिवर्तन किया जाता है, और अपने अपने क्षेत्रों में राज्य की जो सरकारें होती हैं वो अपने राजधानियों से लेकर अपने जनपद और जो अपने क्षेत्र होते हैं उनका वो नाम वगैरह चेंज कर सकती हैं। तो भारत के संविधान में जो पहला भाग था जिसमें भारत के जो राज्य हैं उन यूनियन टेरिटरी हैं उनका गठन कैसे होता है, उनका पुनर्गठन कैसे होता है, कैसा कुछ एक हिस्ट्री थी उनकी अब तक की, ये बताने की मैंने कोशिश की है। इसमें ये महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि भारत में ब्रिटिश के साथ साथ अन्य उपनिवेशों से भी शामिल लाया गया, जैसे 61 में गोवा ऑपरेशन विजय के बाद, और इसके बाद 62 में पांडिचेरी जो फ्रांस के उपनिवेश के रूप में था उसको भी अधिग्रहित भारत ने किया था, उसका विलय हुआ था भारत में। बाद में सिक्किम का भी विलय हो गया था 1975 74 75 में। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो भारत को एक ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र की एक सशक्त केंद्र के रूप में महत्व प्रदान करती हैं, जिसमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग राज्यों की भूमिका इन क्षेत्रों में उनके पुनर्गठन के मामले में नगण्य होती है। उनको इस आधार पे एक राष्ट्र के जो भौगोलिक आधार पे उनको कम से कम क्षेत्र देती है। इसमें जिस प्रकार से भी विवाद होता है वो आगे के आर्टिकल्स में देखेंगे। दो राज्यों के बीच में विवाद हो पानी को लेकर के, उनकी टेरिटरी को लेकर के, पर्यावरण को लेकर, उसमें उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाती हैं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए जाते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल बनती है। तो इस ये हम अगले पार्ट्स में संविधान की वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन संघ एवं भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो कि ये वर्णित है आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक की चीज़ें दी हुई हैं। इसी के साथ इसी का एक्सटेंशन शेड्यूल 1 में दिया गया, जिसमें भारत के यूनियन टेरिटरीज का और भारत के प्रांतों का नाम या राज्यों का नाम इसमें दिया हुआ है। और ये अपने आप में बताता है कि भारत में इतने राज्य क्षेत्र हैं या प्रांत के क्षेत्र हैं एवं ये जो है यूनियन टेरिटरीज है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।